मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी कि हम फूड को स्पॉइल होने से कैसे बचा सकते हैं और उसको कैसे हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है जिसके द्वारा हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। पहला हमारे पास है बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड एंड सेकंड है बैक्टीरियोसाइडल मेथड। स्टैटिक से क्या समझते हो, यानी कि जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो डिले हो जाती है, और साइडल में क्या होता है उसको डिस्ट्रॉय या फिर किल कर दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जो हमारे क्या बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड होता है, इसमें क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को डिले कर दिया जाता है। इसका कुछ एग्जांपल है यहाँ पे डिहाइड्रेशन, पिकलिंग, साल्टिंग एंड फ्रीजिंग। इसमें क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं जो भी हमारे पास फूड होता है उसके अंदर से वाटर को रिमूव कर देते हैं ताकि वो हमारा लॉन्ग टाइम तक चल सके। पिकलिंग यानी कि जैसे हम अचार डालते हैं उसके अंदर हम ऑयल को ऐड कर देते हैं ताकि जो हमारा अचार वहाँ पे हमने डाला है वो हमारा लॉन्ग टाइम तक चल सके। या फिर कुछ हम साल्ट ऐड कर देते हैं, या फिर उसको हम फूड को फ्रिज के अंदर रख के हम क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ को डिले कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड है बैक्टीरियोसाइडल मेथड। इसमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर उसको किल ही कर देते हैं। जो भी हमारा फूड स्टफ होता है यानी कि खाद्य पदार्थ होता है उसके अंदर से हम बैक्टीरिया को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है कैनिंग, कुकिंग या फिर स्टेलाइजेशन। इनके द्वारा हम फूड के अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको बिल्कुल ही किल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे जो हमारे बैक्टीरिया लो टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं, यानी कि बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वो ग्रो कर सकते हैं, तो उनको हम क्या हाई टेम्परेचर में रखते हैं। और जो बैक्टीरिया हमारे हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं तो ऐसे फूड को हम लो टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, और इस तरह से हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। यहाँ पे मैंने आपको इफेक्ट दिखा रखा कि टेम्परेचर का हमारे फूड के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है। अगर हमारा टेम्परेचर -18 डिग्री यानी कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उससे क्या होता है उस टाइम पे, यानी कि जो भी हम फूड फ्रिज के अंदर रखते हैं या फिर इस टेम्परेचर पे रखते हैं तो हमारा जो फूड होता है वो एक तरह से आइस की फॉर्म में होता है, यानी कि बर्फ़ की फॉर्म में होता है। वहाँ पे बहुत कम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वहाँ पे होते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी ग्रोथ नहीं होती। फ्रीजिंग पे क्या होता है, बैक्टीरिया कांट ग्रो बट मे सर्वाइव, पर वहाँ पे क्या सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर हमारा टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो वहाँ पे क्या, यानी कि ये कौन सा टेम्परेचर होता है, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है जो हम फ्रिज में फूड वगैरह रखते हैं। इसमें क्या होता है जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो उसके ग्रो करने की टाइम पीरियड है वो क्या है लॉन्ग हो जाता है, यानी कि वो डिले हो जाती है। ग्रोथ तो कर सकता है लेकिन वो डिले होगा। उसके बाद अगर हमारा टेम्परेचर 5 to 15 डिग्री सेल्सियस पे है तो वहाँ पे क्या है बैक्टीरिया जो हमारा वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहता है। उसके बाद है 52 डिग्री सेल्सियस पे, ये हमारी सबसे डेंजर जोन होती है। इस टेम्परेचर पे हमारा जो फूड होता है वो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, स्पॉइल जो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या है डेंजर जोन माना गया है। 15 डिग्री to 52 डिग्री सेल्सियस पे, 15 to 52 डिग्री सेल्सियस पे हमारा फूड जो होता है वो डेंजर जोन के होता है। इसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया वो जल्दी ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया ग्रो क्विकली, डू नॉट होल्ड इन दिस टेम्परेचर रेंज फॉर मोर देन 2 आवर्स। इसमें क्या होता है जो फूड हमारा होता है उसको हम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। बहुत कम ही ऐसे फूड होते हैं जिसको हम 2 घंटे से ज़्यादा इस टेम्परेचर के अंदर रख दें और वो हमारा ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो। जैसे कि हम मिल्क का ही एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हम इस टेम्परेचर के अंदर 15 to 52 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के अंदर हम मिल्क को रख देते तो वो क्या है 2 आवर्स के साथ ही वहाँ पे स्पॉइलेज उसकी हो जाती है, यानी कि वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद है 52 to 60 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या बैक्टीरिया जो वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहता है और हमारा जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है। लेकिन डेंजर जोन है वो कौन से मानी गई है, 15 डिग्री to 52 डिग्री सेल्सियस पे हमारे डेंजर जोन होते हैं। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया किस टेम्परेचर पे ग्रो करता है, 15 to 52 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद है हमारा 60 to 74 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है टेम्परेचर रेंज फॉर होल्डिंग थ्रोली कुक फूड। यहाँ पे क्या हम जो फूड होता है उसको कुक करते हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या हम जो भी उसके अंदर बैक्टीरिया उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। जो बैक्टीरिया है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, लेकिन उसकी जो ग्रोथ होती है वो डिले हो जाती है। अगर हम आपने देखा भी होगा फूड को कुक करते हैं, कुक करने से क्या होता है जो बैक्टीरिया उसके अंदर वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो डिले होती है। यहाँ पे देखो एक तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट ये था हमारा, लेकिन क्या अब क्या टेम्परेचर पे क्या हमारा 60 to 74 डिग्री अगर हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो उसमें क्या होता है जो हमारा बैक्टीरिया वहाँ पे है वो उसकी ग्रोथ डिले हो जाती है। उसके बाद है 74 to 100 डिग्री।
आपने सुना भी होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको वार्म अप किया, यानी कि एक तरह से उसको उबाल दिया। उबालने से जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होता है वो किल हो जाता है, वहाँ पे क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बैक्टीरिया जो भी वहाँ पे, लेकिन उसके स्पोर जो होते हैं, यानी कि उसके स्पोर जो होते हैं वो वहाँ पे किल आउट नहीं होते, यानी कि उसको हम बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से स्टेरिलाइजेशन नहीं बोल सकते, उसके स्पोर वहाँ पे रह जाते हैं। जो स्पोर होते हैं वो 100 डिग्री टू अबो यानी कि 116 टू 161 डिग्री सेल्सियस पे जाके वहाँ पे उसके स्पोर किल होते हैं। और इस मेथड के लिए हमें क्या ऑटोक्लेविंग मशीन की ज़रूरत होती है। आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा भी होगा कि ऑटोक्लेविंग मशीन के अंदर हम क्या स्टेलाइज करते हैं, कोई भी चीज़ हुई यानी कि कोई भी वस्तु उसको हम स्टेलाइज करते हैं किसके अंदर, ऑटोक्लेव मशीन के अंदर। इसके अंदर टेम्परेचर कितना होता है, अबो 100 डिग्री सेल्सियस टू 121 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसके स्पोर्स को भी किल कर दिया जाता है। एक बार और मैं बता देती हूँ इसका आपको। सबसे पहले क्या होता है, सेल्सियस होता है वहाँ पे बैक्टीरिया हमारा ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन क्या फिर भी वो सर्वाइव करता है वहाँ पे। उसके बाद 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो उसकी ग्रोथ जो होती है वो डिले हो जाती है। यहाँ पे भी हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ डिले होती है यहाँ पे। और हमारे क्या है, अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे क्या 60 to 74 पे भी क्या बैक्टीरिया की ग्रोथ डिले होती है। उसके बाद है हमारा 5 to 15 डिग्री, यहाँ पे भी क्या जो हमारा बैक्टीरिया वो ग्रो करता रहता है। उसके बाद क्या 15 to 52 ये डेंजर जोन होती है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारा बैक्टीरिया ग्रो करता है। उसके बाद क्या 50 to 60 यहाँ पे भी हमारा बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है। उसके बाद जब हम टेम्परेचर देते हैं यानी कि फूड को कुक करते हैं 60 to 74, उसमें जो हमारा फूड होता है उसकी ग्रोथ डिले हो जाती है। उसके बाद है 74 to 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाता है, लेकिन उसका स्पोर वहाँ पे किल नहीं होता, स्पोर्स को हम वहाँ से नहीं हटा सकते, इसलिए क्या हो यानी उसका इन्फेक्शन या फिर जो भी कुछ बैक्टीरिया वो हो सकता है। उसके बाद है 100 to 121 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमें क्या दूसरे जार की ज़रूरत होती है, यानी कि दूसरे बर्तनों की ज़रूरत होती है। नॉर्मल बर्तन के अंदर हम इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें जैसे ऑटोक्लेविंग मशीन आपने सभी ने सुना भी होगा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो उसका हम यूज करते हैं। इसमें क्या था प्रेशर कॉर्नर की ज़रूरत होती है, यानी कि उसके अंदर क्या प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है जिसकी वजह से इतना टेम्परेचर हमें मिल सके। इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है उसके स्पोर तक भी वहाँ पे किल हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे हाउस होल्ड मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी कि हम घरों पे कैसे किस तरीके से फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नॉर्मल मेथड्स, सबसे पहला हमारा डिहाइड्रेशन और ड्राइंग, यानी कि फूड के अंदर से हम क्या उसके वाटर को रिमूव कर देते हैं। इसमें क्या होता है जो हमारा फूड है उसमें से वाटर को रिमूव कर देते हैं, और जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, और यहाँ से हम मॉइस्चर को हटा देते हैं, तो इस तरह से हमारे जो वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, और इस तरह से हम अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। हम घरों में जो मेथड यूज करते हैं वो मेनली क्या होता है सनलाइट से क्या होता है हम घरों पर अपने फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। सनलाइट से क्या होता है जो फूड होता है उसके अंदर से जो वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है, और इस तरह से हमारे वहाँ पे डिहाइड्रेशन और ड्राइंग प्रोसेस हो जाती है। यहाँ पे हम कुछ फूड को रखते हैं जैसे क्या होता है पापड़ होता है, नूडल्स होता है, और वेफर्स भी एक तरह से पापड़ जैसे ही होते हैं। तो इनको हम क्या है सनलाइट में डिहाइड्रेटेड करते हैं, यानी कि उसके अंदर से वाटर को रिमूव करते हैं ताकि हम उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकें। दूसरा एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है जो हम घरों में यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर, यानी कि हम सबके घरों में लगभग फ्रिज होता है। फ्रिज के अंदर क्या होता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट, इसमें क्या होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है या फिर उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं उसकी जो ग्रोथ होती है वो डिले हो जाती है। जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी ग्रोथ जो होती है वो डिले हो जाती है। लो टेम्परेचर में क्या होता है जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ डिले हो जाती है। इस तरह से क्या हम फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ कुक फूड होते हैं, इनको हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो उनके जो बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे हैं उनकी ग्रोथ डिले हो जाती है, और इस तरह से हम फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसके बाद है केमिकल प्रिजर्वेशन। घरों में हम क्या केमिकल प्रिजर्वेशन भी करते हैं फूड की। इसमें क्या करते हैं हम साल्ट या फिर शुगर को हम फूड के अंदर ऐड कर देते हैं। जब हम साल्ट और शुगर को फूड के अंदर हाई कंसंट्रेशन में ऐड करते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है जो भी वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है। जो भी हमारा फूड है उसके अंदर से वाटर रिमूव हो जाता है, यानी कि वहाँ पर डिहाइड्रेशन एक तरह से हो जाती है, ड्राइंगनेस वहाँ पर हो जाती है। इस तरह से वहाँ पर मॉइस्चर का कंटेंट निकल जाता है और जो माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स है वहाँ पर वो ग्रो नहीं हो पाते। साल्टिंग जो होता है, साल्टिंग जो मेथड वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी मेथड यूज करते आ रहे हैं। नमक ऐड करके हम बहुत सारे फूड को रख सकते हैं। जो अचार होता है यानी कि पिकलिंग्स होता है वो इसी मेथड से बनाया जाता है।
जो पिकलिंग्स होते हैं वो इसी मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके अंदर हम साल्ट को ऐड करते हैं। और इसी तरह से जो जैम्स होते हैं, मरमल्स होते हैं यानी कि मुरब्बा और जेली वगैरह होते हैं, इसके अंदर हम क्या शुगर की हाई कंसनट्रेशन ऐड करते हैं। इसमें क्या है, साल्ट किस में यूज करते हैं हम, पिकलिंग में यानी कि अचार में। और जो है इसी तरह से हम जैम्स, मुरब्बा और जेलीज, इनके अंदर हम क्या करते हैं, शुगर की हाई कंसनट्रेशन का यूज करते हैं ताकि हम फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सके। उसके बाद है हमारा, ये था हमारा केमिकल मेथड यानी कि साल्ट और शुगर का यूज करके। उसके बाद है यूज ऑफ एसिड्स, हम कुछ एसिड्स का भी यूज करते हैं ताकि हम फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सके। यहाँ पे हम एसिड्स का यूज क्यों करते हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फूड के अंदर ज़्यादा टाइम तक ना रहे। यहाँ पे हम एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर या फिर सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं। जो ऐसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखा रखा है कि जो विनेगर होता है, जैसे ये किस में यूज होता है, जैसे चटनी हो गई, पिकल्स एंड केचप, इनके अंदर क्या है, हम विनेगर का यूज करते हैं, यानी कि एक तरह से ये क्या साल्टी होता है। और उसी तरह से जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेसेज वगैरह होता है, इसके अंदर हम सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं ताकि जो हमारा ये फूड है उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। और हमारे पास कुछ दूसरे मेथड है, इसके अंदर हम क्या, ये भी हमारे क्या केमिकल मेथड है। इसके अंदर हम क्या, सोडियम बेंजोनेट एंड पोटासियम मेटा बाइसल्फेट, इनका यूज करते हैं प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के लिए, यानी कि फूड को प्रॉपर तरीके से रखने के लिए सोडियम बेंजोनेट एंड पोटासियम मेटा डाइसल्फेट का हम यूज करते हैं। लेकिन इनको यूज करने के लिए हमें क्या, प्रॉपर प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होता है, अच्छी तरह से पूरे प्रिकॉशंस वहाँ पे अप्लाई करने होते हैं, क्योंकि ये क्या टॉक्सिक होते हैं। अगर हम इनका अमाउंट ज़्यादा ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। तो इसलिए क्या, हमें इनका प्रॉपर अमाउंट ही यूज करना चाहिए। अगर हम प्रॉपर अमाउंट यूज नहीं करते तो वो हमारे क्या, एक तरह से जहर का काम वहाँ पे करते हैं और टॉक्सिक नेचर के होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद है कुछ और मेथड है, ऑयल्स एंड स्पाइसेस। आपने देखा भी होगा कि हम कुछ फूड के, जैसे कि अचार का ही एग्जांपल मैंने आपको बताया था, पिकल्स का, तो हम उसके अंदर का ऑयल एंड स्पाइसेस जैसे हल्दी वगैरह डालते हैं। ऑयल हैव यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द फूड। जो ऑयल होता है, ऑयल के अंदर क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जो वो फूड होता है, फूड के ऊपर क्या है, कवरिंग बना लेता, और कवरिंग बनाने की वजह से एयर जो होता है वो एयर एंट्री नहीं कर पाती, एयर जो है वो फूड के अंदर एंट्री नहीं कर पाती। इस तरह से क्या, वहाँ पे एयर को नहीं जाने देता, और जो फूड के अंदर मॉइस्चर है उसको पहले ही बाहर निकाल देता है, यानी कि वहाँ पे डिहाइड्रेशन पहले ही हो चुकी होती है, ड्राइनेस उसकी पहले हो चुकी होती है। उसके बाद उसको क्या है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया जाता है। आपने अचार की प्रोसेस देखी भी होगी, पिकलिंग जब हम तैयार करते हैं तो उस टाइम पे क्या है, हम सबसे पहले तो क्या, जो भी हमारे पास फूड है जिस अभी हमने क्या अचार डालना है, तो उसको हम पहले ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद क्या, हम उसके अंदर ऑयल डालते हैं। ऑयल क्यों डालते हैं, ताकि उसके अंदर एयर का कोई इफेक्ट ना हो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वहाँ पे ग्रोथ ना हो। उसके बाद है, ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है इसको हम किस में यूज करते हैं, पिकल्स में। मैंने आपको अभी बताया है, ऑयल से क्या होता है, जो एयर होती है, एयर का कांटेक्ट वहाँ पे नहीं होता, उससे प्रिवेंट करता है। और इसी के साथ साथ में हम कुछ स्पाइसेस का भी यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे क्या, टर्मरिक यानी कि हल्दी एंड पिपर यानी कि मिर्च, यानी हल्दी और मिर्च का भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट डालता है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे है उसको किल ही कर देता है। बैक्टीरियोस्टैटिक यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे किल कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस तरह से जो हमारे यहाँ पे फूड होता है यानी कि पिकल्स होता है, वो क्या लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, वो हमारा महीनों से ईयर्स तक भी चलता है, यानी कि मंथ टू ईयर्स तक हमारा पिकल्स चल सकता है। उसके बाद है हमारा बॉइलिंग एंड स्टेलाइजेशन। ये मेथड भी हम घरों में यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या, फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या, हम इनएक्टिवेट कर देते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे। जो फूड होता है उसको हम क्या, हाई टेम्परेचर देते हैं, और उस टेम्परेचर पे क्या, जो हमारे फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वहाँ पे किल कर देता है। और इस तरह से क्या, इन प्रेशर कुकर हीट पेनिट्रेट्स द फूड एंड किल और इनएक्टिव बैक्टीरियल सेल्स। अगर हम प्रेशर कुकर या फिर किसी और जार के अंदर, किसी और दूसरे बर्तन के अंदर हम इस मेथड को यूज करते हैं, तो जो हीट होती है वो हमारे क्या, फूड के अंदर चली जाती है, और अंदर जाके जो भी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया वगैरह है, उनको वो हीट वहाँ पे किल कर देती है। और इस तरह से इस मेथड का यूज हम लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं।